जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान ने लैंडर विक्रम से बाहर निकलने के बाद अपना काम शुरू कर दिया है। इसरो ने आज सुबह ट्वीट कर ये जानकारी दी कि रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर आ गया है और चांद पर चहलकदमी भी की है। इसके बाद इनस्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने लैंडर से रोवर के निकलने की एक तस्वीर ट्वीट की। रोवर प्रज्ञान 14 दिन तक चंद्रमा से डेटा इकट्ठा कर कमांड सेंटर को भेजेगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर मौजूद तत्वों और रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। इसके अलावा रोवर की मदद से भविष्य में होने वाले अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी कुछ प्रयोग किए जाएंगे। एस सोमनाथ ने कहा कि साउथ पोल के नजदीक लैंडिंग खास मकसद के साथ की गई है। यहां ज्यादा वैज्ञानिक तथ्य हासिल किए जा सकते हैं। We have gone closer to South Pole, which is 70 degrees almost. So the South Pole has a special advantage with respect to being less illuminated by the sun, and because of that there is a potential to have more scientific content in terms of retention of water below the subsurface, and also elemental composition and other activities, which is an electrical activity on surface of the moon, to be more dominant there than what it is there at the equator. So science people who are scientists who are working on moon has really shown a lot of interest on the South Pole, because ultimately human beings wants to go and create colonies on the moon and then travel beyond. So the best place is something that we are looking for. So South Pole has a potential to be that. वहीं इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने कहा है कि इस मिशन की कामयाबी से उनका अधूरा सपना पूरा हुआ है। Definitely my dream of going to moon and land near South Pole which came true yesterday. So I'm extremely happy. This when the landing process started, and really it was we are looking at the screen very anxiously and to look for success, and also we pray in our mind 4 years back itself. And just because of this small mistake, error occurred in the Chandrayaan 2, it is we could not achieve. Otherwise, we could have achieved all these things at that 4 years back itself. Now we are very happy that we learned from the error and we could correct the whole thing. जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया उसे भारत ने कर दिखाया है। आखिर भारत ने चंद्रमा पर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की सफलता से साउथ पोल पर उतरा है और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है, क्योंकि अब तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल रीजन तक नहीं गया है। आज भी ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के सफल अभियान की तारीफ की और कहा कि ये पूरी मानवता के लिए है। मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी, और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं, और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। और भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 सफलता से साउथ पोल पर उतर गया है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। पूरी दुनिया में इसरो का डंका बज गया। चंद्रयान 3 के सफल अभियान पर हमसे बात की है इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका ने। आप भी सुनिए।
देखिए, पहला रिएक्शन मेरा वही था जो भारत के 140 करोड़ लोगों का था, of excitement, of just being absolutely full of pride of what our scientists in ISRO have achieved with a budget that is a shoestring budget, with the confidence that all of us had that this will be a successful mission. And the whole feeling in the room was feeling of exuberance that I have never seen before. And that was a very rare moment for anyone to savor. To be able to feeling that excitement in the whole country, not just the country, the whole world, was something that's a once in a lifetime opportunity for many of us. दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में चल रहे ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स के विस्तार को लेकर फैसला ले लिया गया। ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने को लेकर मुहर लग गई है। इन देशों में अर्जेंटीना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, इथियोपिया और यूएई शामिल हैं। इसके बाद ब्रिक्स में शामिल देशों की कुल संख्या 11 हो गई है। फिलहाल ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन के अलावा दक्षिण अफ्रीका शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार का खुलकर समर्थन किया है। आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। आज से जयपुर में G20 ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग की शुरुआत हो गई है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में G20 देशों को नसीहत दी है कि जिस तेजी से दुनिया में ई-कॉमर्स का कारोबार बढ़ रहा है, उसमें छोटे सेलर्स को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए। Digitizing process and use of e-commerce have the potential to enhance market access. I am glad that your group is working on the high-level principles for the digitization of trade documents. These principles can help countries in implementing cross-border electronic trade measures and reduce compliance burdens. As cross-border e-commerce continues to grow, there are challenges as well. We need to work collectively to ensure equitable competition between large and small sellers. उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि G20 की बैठक दुनिया में भारत की लीडरशिप भूमिका को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगी। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले कारोबारियों की चिंता हर देश कर रहा है। दुनिया के विकास में MSME की भागीदारी बढ़ाने के लिए G20 की बैठक में कि हर सेशन में चर्चा हो रही है। बार बार प्रधानमंत्री इस बात की अपील करते हैं कि भारत दुनिया में एक लीडरशिप रोल में आगे दिखना चाहिए और इस तरफ कदम बढ़ भी रहा है। तो इस तरफ ये G20 की बैठक कितना मददगार साबित होने जा रहा है? भारत की जो G20 की अध्यक्षता रही है वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ये पहली बार है कि इतने विपरीत परिस्थितियों में देश में G20 की अध्यक्षता के दौरान हम पूरे देश में लगभग 60 स्थानों पे मीटिंगें कर पाए। अलग अलग देशों के प्रमुख नेता आए, बहुत सारे संवेदनशील विषयों के ऊपर निर्णय हुए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे विश्व ने भारत की अध्यक्षता को, प्रेसिडेंसी को समर्थन दिया है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए, सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान और
कमिटमेंट दिया है कि हम भारत की सफलता में अपनी सफलता देखते हैं। ये एक भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और हर भारतवासी 140 करोड़ आज के दिन भारतवासी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जब पूरे विश्व के नेता, बड़े बड़े नेता मोदी जी की तरफ देखते हैं विश्व के समस्याओं का हल निकालने के लिए। मोदी जी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता मानते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बहुत अच्छी बात कही, ई कॉमर्स को लेकर। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन चुनौती ये होती है कि ई कॉमर्स पे हम बड़े कारोबारियों को भी उतनी हिस्सेदारी दें जितनी छोटे कारोबारियों को दें। छोटे कारोबारियों की भागीदारी भी बराबर की भागीदारी रहनी चाहिए। सरकार भी, भारत सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी लाने जा रही है, उसका कुछ अपडेट दें। और इस G20 की बैठक के दौरान क्या ई कॉमर्स के ऊपर कोई चर्चा कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स कारोबार में छोटे कारोबारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए? लगभग सभी देश चिंतित हैं कि छोटे व्यापारियों का, छोटे सूक्ष्म, लघु या मध्यम वर्ग उद्योग का क्या भविष्य होगा। सभी देश चिंतित, लगभग सभी देश चिंतित है और उसके ऊपर शायद हर सेशन में सबसे ज्यादा चर्चा MSME सेक्टर की होती है। हम सब पहचानते हैं, हम सब इस बात की इज्जत करते हैं कि हमारा MSME सेक्टर ही आगे व्यापार को टीका देगा, व्यापार बढ़ाने का साधन बनेगा। ई कॉमर्स में भी कैसे साझेदारी बढ़े, कैसे डेमोक्रेटाइज हो, एक प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, छोटे व्यापार को भी उतना ही मौका मिले जितनी बड़ी कंपनियों को मिलता है। उस दिशा में भारत ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च किया है। अभी तक का जो प्रयोग रहा है बड़ा सफल रहा है और उसमें तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे और आगे चल के विश्व के कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाया कि ये क्या चीज है, क्योंकि बड़ी अनोखी चीज है, कभी किसने सोचा नहीं था। तो जैसे UPI हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने, वो भी इन लोगों के लिए आश्चर्य की बात, वो भी इनके लिए बड़ी आश्चर्य था, पर अब लोग समझने लगे और अब नए देश उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वैसे ई कॉमर्स, ऐसे ही ई कॉमर्स में भी भारत की नेतृत्व में ONDC तैयार हो रहा है और इसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि छोटे दुकानदार, जिनको विदेश में मॉम एंड पॉप स्टोर बोलते हैं, जो कॉर्नर स्टोर्स होते हैं, छोटे खुदरा व्यापार करने वाले परिवार के 2-4 सदस्यों को एक प्रकार से उसमें काम मिलता है, ऐसे व्यापार को बंद नहीं होने देना, उल्टे उसको और मजबूत बनाना। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि ई कॉमर्स पॉलिसी पर सलाह मशवरे का दौर पूरा हो चुका है। पॉलिसी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी का ऐलान करेगी। भारत सरकार की तरफ से एक ई कॉमर्स पॉलिसी भी आने वाली थी, उसका कुछ अपडेट बता सकते? लगभग तय हो गई है, उसको भी हमने कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस करके आम सहमति बनाई है। छोटे बड़े सभी ई कॉमर्स के प्लेयर्स को और भारत की जो कानूनी व्यवस्था है ई कॉमर्स की, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको तय किया गया। और अब बात करते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तर से बिकवाली देखने को मिली। बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 181 अंक गिरकर 65,252 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 57 अंक गिरकर 19,387 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी IT, FMCG, रियल्टी शेयरों में रही। एनर्जी, इंफ्रा, फार्मा शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। अगले सत्र से साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी। जी हां, 2024 के सत्र से यह हकीकत बनने जा रहा है। सरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रही है। डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या प्रस्ताव है? जी, 2 बड़े बदलावों पर फैसला किया गया है और ये दोनों बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किए जाएंगे। सबसे जो पहला डिसीजन है वो है बोर्ड एग्जाम को लेकर। इस वक्त एक बार साल में बोर्ड एग्जाम होते हैं 10वीं और 12वीं के लिए और उसमें छात्रों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। इस प्रेशर को कम करने के लिए इस एग्जाम को साल में 2 बार कराने की बात कही गई है, लेकिन छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों में से जिसमें भी ज्यादा अच्छे नंबर हैं वही मान्य होगा, उसी को छात्र रिटेन कर सकेंगे। जो पहला एग्जाम होगा वो नवंबर-दिसंबर के महीने में होगा, जो दूसरा एग्जाम होगा वो मार्च
मार्च अप्रैल के महीने में होगा और इसमें पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं और जो है उनको एक लिमिटेड सिलेबस ही दिया जाएगा। इसके लिए जो सिलेबस में बदलाव है उसका काम भी चल रहा है और जो इवैल्यूएटर्स हैं उनको भी ट्रेन किया जाएगा। और ये जो है आने वाले दिनों में जो ऑन डिमांड एग्जाम की बात है उसके लिए भी एक तरह से रास्ता खोलने जा रहा है। तो छात्रों को एक तरह से पूरा प्रेशर ना आ जाए एक तरफ, इसलिए इसकी कोशिश की गई है। जो दूसरा बदलाव किया जाएगा वह है भाषा को लेकर। 11वीं और 12वीं के सिलेबस में 2 भाषाओं को सीखना जरूरी होगा। उसमें कम से कम एक भारतीय भाषा होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे कोई और क्षेत्रीय भाषा हो, उसे छात्रों को चुनना पड़ेगा। और एक और बात है कि अभी जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड आर्ट, साइंस या कॉमर्स की स्ट्रीम है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है, यानी कि जो छात्र हैं वो अपनी पसंद के हिसाब से इंटर स्ट्रीम जो सब्जेक्ट है उनका भी चुनाव कर पाएंगे। इसके लिए भी आने वाले दिनों में व्यवस्था की जाने वाली है। शुक्रिया रोहन। और साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देने का मौका, क्या परीक्षा को लेकर छात्रों का टेंशन भार कम करेगा? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 5:57 पर। और हिमाचल में एक और बड़ा हादसा, जहां रुई की तरह बिखरती हुई दिखाई दी इमारतें। पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। हिमाचल से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढहती हुई दिख रही हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं 30 सेकंड से कम का ये वीडियो है, जिसमें एक के बाद एक कई इमारतें पहाड़ से धड़ाधड़ करके गिर रही हैं। पहाड़ की तलहटी की इमारतें भी जमींदोज हो गई। इनमें कई बहुमंजिला इमारतें भी हैं। हालांकि इन इमारतों को 2 दिन पहले खाली करा लिया गया था, इसीलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब बात चेस की, चेस वर्ल्ड कप की। भारत के चैंपियन प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन के पसीने छुड़ा दिए हैं। 18 साल के प्रज्ञानंद वर्ल्ड नंबर 1 का ताज हासिल करने के लिए 2 दिन से अड़े हुए हैं। शय और मात के इस खेल में वो 2 बार ड्रॉ करा चुके हैं। आज टाई ब्रेकर से विनर का फैसला होना है, जो कि इस वक्त चल रहा है। 30 साल के कार्लसन ने भी प्रज्ञानंद के दिमागी मजबूती की तारीफ की है। अगर प्रज्ञानंद ये मैच जीत जाते हैं तो भारत को 21 साल बाद बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, यानी भारत को 2002 में विश्वनाथन आनंद के बाद ये टाइटल देने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे प्रज्ञानंद। दुबई में कल एक समारोह में टीवीएस ने दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस एक्स लॉन्च किया। टीवीएस एक्स की एक्स शोरूम कीमत 2.5 लाख रुपए है। क्या है इसमें खूबियां, बता रही हैं दीपाली राणा। टीवीएस मोटर्स अपना दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस एक्स लेकर आ गई है। दुबई में कंपनी ने इसका लॉन्च किया है। नवंबर से इसकी डिलीवरीज शुरू हो जाएंगी और बुकिंग इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। प्राइसिंग की सबसे पहले बात करेंगे। काफ़ी अग्रेसिवली प्राइस किया है कंपनी ने इसको। 2,50,000 के आसपास की इसकी कीमत है। बेंगलुरु में पहले ये लॉन्च हुआ है और उसके बाद 15 शहरों में इस साल के अंत तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये अवेलेबल होगा। अब आते हैं इसकी सीट्स पर। तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती हैं और यहाँ जो इसमें आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। ये 10.2 इंच का TFT स्क्रीन है। आप इसको अपनी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। एक और बात, अब इस स्क्रीन को कंपनी स्मार्ट प्ले का नाम दे रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स दिए हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको नैव प्रो फीचर मिलता है, जो कि नेविगेशन सिस्टम है। और ये पहली बार इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि एक स्कूटर आपको मिल रहा है जिसके जरिए आप लाइव लोकेशन इस स्कूटर की अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। नैव प्रो फीचर का कंपनी ने इसको नाम दिया है। अब बात करते हैं इसके रेंज की और इसकी चार्जिंग के बारे में। तो कंपनी इसमें आपको 4.4 किलोवाट का बैटरी पैक दे रही है और इस बैटरी पैक में आपको 40 Nm का टॉर्क मिलता है और साथ ही जो रेंज आपको मिल रही है वो 140 किलोमीटर्स की है।
टॉप स्पीड आपको 105 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी। 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 2.6 सेकंड्स में हासिल कर लेता है। चार्जिंग की बात कर लेते हैं, इसमें जो चार्जिंग सिस्टम है वो 0 to 50% जो चार्जिंग है वो 1 घंटे के समय में हो जाएगी, लेकिन 3 किलोवाट चार्जर के इस्तेमाल पर ही। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस स्कूटर के बारे में। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।